नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम भारतीय कानून की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जहां इरादा कुछ और होता है और अंजाम कुछ और। नमस्कार। हम बात कर रहे हैं उकसावे यानी अबेटमेंट की, और खासकर उस स्थिति की जब किसी के उकसाने पर किया गया काम उकसाने वाले की सोच से बिल्कुल अलग निकल जाता है। हाँ, ये कानूनी पहली काफी दिलचस्प है ना? जब आप किसी को एक दिशा में धकेलते हैं और वो किसी दूसरी दिशा में चल पड़ता है। हाँ। और कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका आपने शायद सोचा भी नहीं था, तब कानून आपकी जिम्मेदारी कैसे तय करता है? यही सवाल आज हमारी बातचीत के केंद्र में है। बिल्कुल। हमारी इस खोजबीन का आधार है कानूनी दस्तावेज, उकसावे का दायित्व और दंड के कुछ अंश। खास तौर पर हम धारा 51 से 55 पर ध्यान देंगे। हाँ। मकसद ये समझना है कि कानून की नज़र में उकसाने वाले का दायरा कहाँ तक फैला है, खासकर जब नतीजे मतलब उम्मीद के मुताबिक न हो। तो चलिए इस कानूनी पहलू की परतों को जरा खोलते हैं। इसे ऐसे सोचें, मान लीजिए किसी ने अपने दोस्त को पड़ोसी के आम के पेड़ से मजाक में बस यूं ही कुछ आम तोड़ने के लिए उकसाया। पर आम तोड़ते हुए दोस्त की पड़ोसी से झड़प हो गई और उसने पड़ोसी को धक्का दे दिया, जिससे उसे चोट लग गई। ओहो। अब सवाल उठता है कि क्या उकसाने वाला सिर्फ आम चोरी के उकसावे के लिए जिम्मेदार है या उस चोट के लिए भी? हाँ, ये अहम सवाल है। कानून इन्हीं बारीकियों को समझने की कोशिश करता है ना? बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर मुझे लगता है धारा 51 सामने आती है। ये धारा कहती है कि अगर कोई काम किसी उकसावे के तहत किया गया, लेकिन वो काम असल में उकसाए गए काम से अलग था, तो भी उकसाने वाला उस किए गए काम के लिए उसी तरह जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जैसे उसने सीधे उसी अलग काम के लिए उकसाया हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा किंतु है, एक शर्त है। ये जिम्मेदारी तभी बनती है जब दो शर्तें पूरी हों। अच्छा, वो क्या है? एक, जो अलग काम किया गया वो मूल उकसावे का संभावित परिणाम था, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, संभावित परिणाम। और दो, वो काम उसी उकसावे के असर में या उस साजिश के तहत किया गया था जिससे उकसावा बना। मतलब कनेक्शन होना चाहिए। संभावित परिणाम, ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर कानूनी तौर पर इसका दायरा कितना बड़ा है? मतलब क्या ये सिर्फ वो नतीजा है जो होना ही था, या कुछ ऐसा जो बस हो सकता था जिसकी थोड़ी सी भी उम्मीद थी? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, संभावित परिणाम का मतलब सिर्फ कोई दूर की अजीब सी संभावना नहीं है। अच्छा। कानून ये देखता है कि क्या एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति उन हालातों को देखते हुए ये अंदाजा लगा सकता था कि भाई इस तरह के उकसावे से ऐसा नतीजा निकलना मुमकिन है, संभव है। ये पूरी तरह केस के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्या मूल उकसावा और जो असल में हुआ उनके बीच एक तार्किक, एक लॉजिकल कड़ी है? समझ गए। यही कड़ी तय करती है कि जिम्मेदारी कहां तक जाएगी। इसे और साफ समझने के लिए धारा 51 के साथ जो उदाहरण दिए गए हैं उन पर गौर करते हैं। पहला है वो जहर वाली भूल का। हाँ। मान लीजिए ए एक बच्चे को जेड के खाने में जहर मिलाने के लिए उकसाता है और जहर देता है। बच्चा शायद नादानी में या गलती से जेड के पास रखे वाई के खाने में वो जहर डाल देता है। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है। इस स्थिति में अगर बच्चा ए के उकसावे के असर में था और वाई के खाने में जहर डालना उन हालातों में एक संभावित परिणाम माना जा सकता है। जैसे शायद खाना पास पास रखा हो या बच्चे की उम्र ऐसी हो। बिल्कुल, हो सकता है खाना बहुत पास रखा था या बच्चे की उम्र और समझ ऐसी थी कि ऐसी गलती हो सकती थी। तो कानून ए को वाई को जहर देने के लिए भी उतना ही जिम्मेदार मानेगा जितना जेड को जहर देने के उकसावे के लिए। भले ही इरादा जेड का था। हाँ, इरादा भले जेड का था, पर जिम्मेदारी वाई की मौत के लिए भी बन सकती है अगर वो मौत उस उकसावे का संभावित नतीजा थी। समझ गए। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, आगजनी और चोरी वाला। ए बी को जेड का घर जलाने के लिए उकसाता है। बी घर जला देता है, लेकिन आग लगाने के दौरान वहां से कुछ कीमती सामान भी चुरा लेता है। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। देखिए, ए घर जलाने के उकसावे का दोषी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन वो चोरी के उकसावे का दोषी नहीं है। अच्छा, क्यों? वजह, चोरी एक बिल्कुल अलग किस्म का काम है। घर जलाने के लिए उकसाने से ये अंदाजा लगाना मतलब तार्किक नहीं है कि वो व्यक्ति चोरी भी जरूर करेगा। ये आगजनी का संभावित परिणाम नहीं माना जाता। ये एक अलग इरादे से किया गया स्वतंत्र कार्य है। अच्छा, तो यहाँ कानून ने एक साफ लकीर खींची है। आग लगाना
चोरी का इनविटेशन नहीं है, ऐसा समझें। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। अब तीसरा उदाहरण और भी गंभीर है, डकैती और हत्या का। हाँ, ये वाला। ए, बी और सी को रात में डकैती डालने के लिए एक घर में घुसने को उकसाता है और उन्हें हथियार भी देता है। हथियार भी। बी और सी घर में घुसते हैं, पर घर का सदस्य जेड उनका विरोध करता है। इस दौरान बी और सी मिलकर जेड की हत्या कर देते हैं। अब एक ही जिम्मेदारी का सवाल पेचीदा हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसने तो सिर्फ डकैती के लिए उकसाया था। कहा तो यही था, लेकिन कानून कहता है कि अगर जेड की हत्या उस हथियारबंद डकैती के उकसावे का संभावित परिणाम थी, तो ए भी हत्या के लिए उसी सजा का हकदार होगा। तो मतलब सिर्फ उकसाना नहीं, बल्कि हथियार देना भी हम मायने रखता है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह है कि जब ए ने डकैती के लिए न सिर्फ उकसाया बल्कि हथियार भी दिए, तो क्या उसे यह अंदाजा नहीं होना चाहिए था कि अगर कोई विरोध करेगा तो उन हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है और बात हत्या तक पहुंच सकती है। तो ये हथियार देना ही अपने आप में ये संभावना बढ़ा देता है कि कुछ ज्यादा गंभीर हो सकता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। अदालत ये देखेगी कि क्या हथियारबंद डकैती के लिए उकसाने वाले को ये पता होना चाहिए था या पता होने की उम्मीद की जा सकती थी कि ऐसी स्थिति में हिंसा, यहां तक कि हत्या भी एक संभावित नतीजा है। ये दिखाता है कि जिम्मेदारी की सीमा सिर्फ कहे गए शब्दों तक नहीं है, बल्कि उकसावे के पूरे संदर्भ और उसमें निहित जोखिमों तक फैली है। ठीक है, तो ये तो हुई धारा 51, जहां किया गया काम ही अलग था। अब धारा 52 को देखते हैं। ये संचयी दंड मतलब क्यूमुलेटिव पनिशमेंट की बात करती है। हाँ। ये कहती है कि अगर धारा 51 के तहत उकसाने वाला जिस अलग काम के लिए जिम्मेदार है वो मूल उकसाए गए काम के अलावा किया जाता है और अपने आप में एक अलग अपराध बनता है, तो उकसाने वाले को दोनों अपराधों के लिए सजा मिल सकती है। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझें तो ज्यादा साफ होगा। मान लीजिए ए बी को उकसाता है कि वो एक सरकारी अफसर द्वारा की जा रही कानूनी कुर्की, डिस्ट्रेस जिसे कहते हैं, उसका जोर जबरदस्ती से विरोध करें। ठीक है। पर उकसावे में आकर विरोध करता है जी। लेकिन विरोध करते करते वो जानबूझकर उस अफसर को गंभीर चोट मतलब ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा देता है। तो यहाँ बी ने 2 अपराध किए। पहला कुर्की का विरोध और दूसरा गंभीर चोट पहुंचाना। जाहिर है बी को तो दोनों के लिए सजा मिलेगी। सही। अब ए की बात करते हैं। अगर ये साबित होता है कि ए को ये पता था या उसके पास ये मानने का कारण था कि कुर्की का विरोध करते समय बी द्वारा गंभीर चोट पहुंचाए जाने की संभावना है, अच्छा, तो ए भी उन दोनों अपराधों के उकसावे के लिए दंडनीय होगा, यानी विरोध के उकसावे के लिए भी और गंभीर चोट के उकसावे के लिए भी। बाप रे। मतलब जानकारी होना भी जिम्मेदारी बढ़ा देता है। हाँ, ये दिखाता है कि कानून सिर्फ प्राथमिक इरादे को नहीं देखता, बल्कि उस पूरी स्थिति के संभावित जोखिमों की जानकारी को भी जिम्मेदारी में शामिल करता है। अगर आप जानते हैं कि आपके उकसावे से कुछ और गलत होने की संभावना है, तो आप उसके लिए भी जवाबदेह हो सकते हैं। ये तो काफी पेचीदा होता जा रहा है। तो हमने देखा कि जब किया गया काम अलग हो, पर तब क्या जब काम तो वही हो पर उसका नतीजा उम्मीद से अलग या शायद ज्यादा गंभीर निकल जाए। हाँ, ये भी एक स्थिति है। यही धारा 53 आती है ना। हाँ। ये उन स्थितियों से निपटती है जहां उकसाने वाले का इरादा एक खास असर पैदा करना था, लेकिन उस काम से कोई दूसरा ही असर पैदा हो गया। बिल्कुल। और यहाँ कानून कहता है कि उकसाने वाला उस असल में हुए असर के लिए भी उसी तरह जिम्मेदार होगा जैसे कि उसने उसी असर के इरादे से उकसाया हो। अच्छा। लेकिन फिर से एक शर्त है, ये जिम्मेदारी तभी बनेगी जब उकसाने वाला ये जानता था कि जिस काम के लिए उकसाया जा रहा है उससे वो असल वाला असर होने की संभावना है, लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट। तो यहाँ इरादे से ज्यादा जानकारी का महत्व है, नॉलेज का। हाँ, इस धारा में जानकारी पर ज्यादा जोर है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, उदाहरण है। मान लीजिए ए बी को जेड को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है। ठीक। बी उकसावे में आकर जेड को गंभीर चोट पहुंचाता भी है, लेकिन उस चोट की वजह से जेड की मौत हो जाती है। लेकिन ए का इरादा तो सिर्फ गंभीर चोट का था, मौत का नहीं। हाँ, इरादा शायद हुई था, लेकिन धारा 53 कहती है कि ए हत्या के लिए दंडनीय होगा अगर ए ये जानता था कि जिस गंभीर चोट के लिए वो उकसा रहा है उससे मौत होने की संभावना है। ओहो। यहाँ इरादा भले ही मौत का ना हो, पर अगर ये पता था या पता होना चाहिए था कि की जा रही हरकत यानी गंभीर चोट पहुंचाना मौत का कारण बन सकती है, तो कानून उसे नजरअंदाज नहीं करता। समझ गई।
ये फिर से दिखाता है कि कानून सिर्फ मन की बात मतलब इरादा नहीं देखता, बल्कि इस बात को भी देखता है कि आपको अपने उकसावे के संभावित नतीजों का कितना अंदाजा था। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। धारा 54 एक अलग ही पहलू सामने लाती है, जब उकसाने वाला अपराध होते समय मौके पर मौजूद हो, उपस्थित हो। हाँ, प्रेजेंस एट द सीन। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जो अगर गैर मौजूद होता तो उकसाने वाले यानी अबेटर के तौर पर सजा पाता, वो उस समय मौजूद है जब वो काम या अपराध हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसने खुद वो काम या अपराध किया है। ये एक तरह की कानूनी कल्पना है, लीगल फिक्शन, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, मौके पर मौजूदगी जिम्मेदारी की प्रकृति बदल देती है। दूर से उकसाने वाला सहायक या प्रेरक हो सकता है ना? हाँ। लेकिन मौके पर मौजूद रहकर वो अपराध में सीधे भागीदार माना जाता है। उसे फिर मुख्य अपराधी यानी प्रिंसिपल ऑफेंडर की तरह देखा जा सकता है। अच्छा। और इसका असर सजा की मात्रा और कानूनी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। मौजूदगी ये संकेत देती है कि व्यक्ति सिर्फ विचार नहीं दे रहा, बल्कि वो उस घटनाक्रम का, उस एक्शन का हिस्सा है। ये तो बड़ी बात है। मौके पर होना या ना होना इतना फर्क डाल सकता है। और अब आते हैं इस चर्चा की शायद आखिरी अहम धारा 55 पर। ये गंभीर अपराधों के उकसावे से जुड़ी है, खासकर तब जब वो अपराध हुए ही न हो। हाँ, ये भी एक जरूरी स्थिति है। ये धारा कहती है कि अगर कोई ऐसे अपराध के लिए उकसाता है जिसकी सजा मौत या आजीवन कारावास है, यानी बहुत गंभीर अपराध। हाँ, बहुत गंभीर, लेकिन वो अपराध उकसावे के बावजूद नहीं किया जाता, तो उकसाने वाले का क्या होगा? ऐसी सूरत में जहां इतना गंभीर अपराध करने के लिए उकसाया गया पर वो हुआ नहीं, और इस उकसावे के लिए कोई खास सजा कानून में अलग से नहीं दी गई है, तो भी उकसाने वाले को सजा मिलेगी। अच्छा, भले ही अपराध हुआ नहीं? जी हाँ, उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यानी हत्या या ऐसे ही किसी संगीन जुर्म के लिए सिर्फ उकसा देना भी अपने आप में एक गंभीर अपराध है। 7 साल तक? ठीक है, लेकिन रुकिए, इसमें एक और पेच है शायद। इसी धारा में आगे कुछ और भी कहा गया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो क्या है? वो ये कि अगर उस उकसावे के नतीजे में, भले वो मुख्य गंभीर अपराध ना हुआ हो, कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुंच जाए, एनी हर्ट। चोट मतलब मामूली चोट भी? हाँ, कोई भी चोट। तो सजा बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? तब उकसाने वाले की सजा 7 साल से बढ़कर 14 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। 14 साल मतलब सिर्फ कोशिश नाकाम होने पर भी अगर जरा सी भी चोट पहुंच गई तो सजा लगभग दुगनी हो सकती है। जी बिल्कुल। ये तो उकसाने के खतरे को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हाँ, इसका एक उदाहरण देखें। जरूर। मान लीजिए ए बी को जेड की हत्या करने के लिए उकसाता है। बी इरादा बदल लेता है या किसी वजह से हत्या नहीं करता, यहाँ हत्या का अपराध नहीं हुआ, तो ए को धारा 55 के पहले हिस्से के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ये तो सीधा है। और अगर बी ने हत्या तो नहीं की, पर ए के उकसावे पर जाकर जेड को डराया धमकाया और इस प्रक्रिया में उसे धक्का दे दिया जिससे जेड गिर गया और उसे कहें कि हाथ में खरोच आ गई, मामूली चोट। इस स्थिति में चूंकि उकसावे के परिणाम स्वरूप जेड को चोट पहुंची है, हर्ट हुई है, भले ही हत्या नहीं हुई, ए की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अच्छा। अब उसे धारा 55 के दूसरे हिस्से के तहत 14 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। वाह! ये दिखाता है कि कानून न सिर्फ गंभीर अपराधों के असफल उकसावे को गंभीरता से लेता है, बल्कि उस उकसावे से होने वाले किसी भी नुकसान, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, को भी नजरअंदाज नहीं करता। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि किसी को उकसाने की जिम्मेदारी एक सीधी सड़क नहीं है, बल्कि कई मोड़ और गलियों वाली है। ये सिर्फ आपके मन के इरादे तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। सार ये है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने क्या करने को कहा था, बल्कि ये भी देखता है कि आपके कहने से क्या होना तार्किक रूप से संभव था, वो संभावित परिणाम वाली बात। हाँ। वो ये भी देखता है कि जो अनपेक्षित नतीजा निकला, क्या आपको उसके होने की संभावना का अंदाजा था, वो जानकारी वाली बात। सही। और हद तो ये है कि अगर आपका उकसाया हुआ गंभीर अपराध हुआ ही नहीं, तब भी आप सजा के हकदार हैं, और अगर उस नाकाम कोशिश में जरा भी नुकसान हुआ तो सजा और भी ज्यादा। ये वास्तव में कानून के एक कह सकते हैं कि जटिल ताने बाने को उजागर करता है, जहां इरादे और नतीजे के बीच के फासले को पाटने की कोशिश की गई है। और ये हमें एक व्यवहारिक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, कि अदालत में ये साबित करना कितना मुश्किल होता होगा कि कोई नतीजा संभावित था,
या उकसाने वाले को किसी खास असर की जानकारी थी। हाँ, ये तो है। सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। ये सबूत और व्याख्या का एक बहुत ही पेचीदा मैदान है, लेकिन अंततः ये धाराएं कानून की उस गहरी कोशिश को दर्शाती हैं जहां वो व्यक्तियों को उनके शुरू किए गए घटनाक्रमों की श्रृंखला के लिए जवाबदेह ठहराना चाहता है, भले ही अंतिम नतीजा उनके सीधे नियंत्रण या सटीक इरादे से बाहर रहा हो। मतलब एक्शन का रिएक्शन चाहे जैसा भी हो। कुछ हद तक इरादे, जोखिम और असलियत के बीच ये संतुलन बनाना कि कहां तक एक व्यक्ति को और प्रत्याशित नतीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, ये हमेशा एक बहस और कह सकते हैं चुनौती का विषय रहेगा। कानून कैसे संतुलन बनाता है, यही देखने वाली बात है।